Hello guys, welcome to the Pillars. My name is Robin Saini and this is lecture number 2 on atomic physics. तो देखो यार, सबसे पहले रिकैप करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें एटम के बारे में क्या क्या जानकारी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रा के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। एमिशन स्पेक्ट्रा में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वेज क्या क्या होते हैं हमें हमारे सैंपल को एक्साइट करने के, क्योंकि जब सैंपल के एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे तभी क्या मिलेगा हमें, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे एटम्स, ग्राउंड स्टेट या बोल सकते हैं कि लोअर स्टेट में आएंगे, तब एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेज क्या क्या हैं सैंपल को एक्साइट करने के। तो फर्स्ट वे था टेम्परेचर रेडिएशन, कि हम हमारे सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, उसको एक हीटिंग अरेंजमेंट के अंदर रख दें, जिससे कि सैंपल के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और लोअर स्टेट्स में आएंगे तब वो लाइट एमिट करेंगे, जिसका हम स्पेक्ट्रा ले लेंगे। सेकेंड वे था ल्यूमिनेसेंस, जिसके 3 टाइप्स थे, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस एंड फोटोल्यूमिनेसेंस। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा को लेने का। ठीक है, तो क्या किया था कि जो सैंपल था उसको एक सिलेंड्रिकल चैम्बर में लिया था और उसको हीट कर दिया था बाहर से। तो जो सैंपल के जो एटम्स थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे और सामने एक स्क्रीन ली थी हमने जिसके ऊपर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहा था। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा जो था वो कुछ इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे। देखो कि ये हमने चैम्बर लिया था, इसके अंदर क्या थे, हमारे एटम्स थे। ठीक है, फिर यहाँ से हीट किया था जो सैंपल है उसको, और यहाँ पर एक स्क्रीन थी सामने। तो लाइट स्पेक्ट्रोमीटर से हमारी डाइफ्रैक्ट होके क्या होता है इस पे, क्योंकि जो एटम्स हैं सैंपल के वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, क्योंकि बाहर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में परमानेंट तो रह नहीं सकते, वो लोअर स्टेट्स में आएंगे। तो लोअर स्टेट्स में आएंगे तब ऐसे ऐसे वो रेडिएशंस एमिट करेंगे, जिसका हम स्पेक्ट्रा ले लेंगे और वो स्पेक्ट्रा है वो ऐसे लाइंस की फॉर्म में मिलेगा हमें। ठीक है, तो जो ये लाइंस थी इनको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड था ये था कि कैसा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी किया था तब, डार्क बैकग्राउंड। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी ये कैसी थी, ब्राइट लाइंस। ठीक है, तो अब हमने, ये कौन सा स्केल था हमारा, ये था वेव नंबर स्केल। ओके, और जो हमने सिंपल जो एक ग्राफ ड्रॉ किया था, यानी कि स्पेक्ट्रा को दिखाने के लिए, वो कुछ ऐसा था। ये वेव नंबर स्केल लिया था हमने। ठीक है, और इस पे लाइंस कुछ ऐसे मिलती हैं। ठीक है, तो जो ये हाइट होती है लाइंस की, ये क्या बताती है, इंटेंसिटी। ठीक है, जो हाइट होती है ये लाइन की, अगर किसी लाइन की हाइट ज़्यादा है तो उस वेव नंबर का फोटोन ज़्यादा एमिट हो रहा है, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी की लाइट, उस फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो हमें स्क्रीन पे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये स्टडी करेंगे कि हम ये जो स्केल ले रहे हैं ये वेव नंबर स्केल ही क्यों ले रहे हैं, वेवलेंथ स्केल क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो
देखो क्वेश्चन क्या है, वाई वी आर टेकिंग ओनली वेव नंबर स्केल एंड नॉट वेवलेंथ स्केल। वेव नंबर स्केल ले सकते हैं या हम फ्रीक्वेंसी स्केल भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट हमको वेव नंबर स्केल पड़ता है, इसलिए वेव नंबर स्केल यूज़ करते हैं। तो क्यों लेते हैं वेव नंबर स्केल? देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, पहले आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनमें से फंडामेंटल कौन सा है? ठीक है, विच इज़ मोर फंडामेंटल? तो फंडामेंटल चीज़ वो होती है जो फंडामेंटल दोनों में से वो होगा जो मीडियम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है वो तो क्या होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है जो वेवलेंथ होती है। ठीक है, और देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं हम? जैसे लाइट है हमारी, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे? सी अपॉन लैम्डा वैक्यूम। ओके, सी अपॉन लैम्डा वैक्यूम, जहाँ पे ये क्या है, लैम्डा वैक्यूम, जो लाइट की वेवलेंथ है वो वैक्यूम के अंदर कितनी है। ठीक है, अब मान लो जो लाइट है वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो मीडियम में ट्रैवल करेगी तो मैं तब मान लेता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की न्यू प्राइम, तो वो क्या होगी, v ओवर लैम्डा मीडियम। ओके, जहाँ पे v क्या है, फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। v क्या है, फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट in that medium, in that medium. Okay, and lambda medium is phase velocity of light, sorry, wavelength of light in that medium. Okay, अब देखो जो v होती है, फेज वेलोसिटी है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, c ओवर म्यू मीडियम, जहाँ पे म्यू मीडियम क्या है, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस न्यू प्राइम को लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, v ओवर सॉरी c ओवर लैम्डा मीडियम इंटू म्यू मीडियम। ठीक है, नाउ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू माई लैम्डा वैक्यूम। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो न्यू प्राइम है वो किसके इक्वल आ रहा है, न्यू के। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो क्या है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मोर फंडामेंटल कौन सी हुई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, c ओवर लैम्डा वैक्यूम। तो ये क्या आ गई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अब देखो वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई सी। ओके, तो न्यू बाई सी का क्या मतलब है, 1 बाय लैम्डा वैक्यूम, यानी कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो मेरा वेव नंबर भी कांस्टेंट है। अब कौन सी चीज़ मेज़र करनी इजी है, एक तो क्या है, मेरे पास वेवलेंथ है जो मीडियम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरी है वेव नंबर जो मीडियम के साथ चेंज नहीं हो रहा। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये मीडियम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये चैम्बर के अंदर एटम्स लिए थे, चैम्बर के अंदर थे हमारे एटम्स, जिससे रेडिएशन एमिट हो रही थी और ऐसे स्क्रीन पे मिल रहा था। तो जब ये जो रेडिएशन है ये चैम्बर से स्क्रीन पे जाएगी, तो ये देखो मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पे, पहले ये ग्लास था, ग्लास से एयर में आई, तो क्या होगी, वेवलेंथ तो उसकी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं हम कि फ्रीक्वेंसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही और ना ही वेवलेंथ कर रही, वेव नंबर कर रहा। तो
हम क्या कह सकते हैं कि हम वेव नंबर मेज़र करेंगे, वेवलेंथ मेज़र नहीं करेंगे। तो जो स्केल लेते हैं हम वो वेव नंबर स्केल लेते हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी स्केल क्यों नहीं लेते? जनरली जो यूज़ करते हैं वो हम वेव नंबर स्केल यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्केल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, वेव नंबर भी कांस्टेंट। वो इसलिए क्योंकि देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे आ रही है, वेव नंबर को c से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। अब c क्या है? c की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। अब ये लेंगे तो हमारा जो स्केलिंग है ना वो कन्वीनियंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलिंग जो है वो कन्वीनियंट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वेव नंबर स्केल यूज़ करते हैं हम हमारे स्पेक्ट्रा को लेने के लिए, ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कई बार आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि विच इज़ फंडामेंटल, हमारी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, लेकिन स्पेक्ट्रा में इसलिए नहीं लेते मेज़रमेंट में, क्योंकि वेव नंबर ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, ठीक है, स्केलिंग पर्पज़ के लिए। तो देखो अब आता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा तो क्या था कि हमारा जो एटम है वो कौन कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, हम ये पढ़ रहे थे एमिशन स्पेक्ट्रा में। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जो हमारा सैंपल है उसमें जो एटम्स हैं वो कौन कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो क्या देखेंगे? इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, in absorption spectra we study which radiations our sample is absorbing, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो कौन कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने एमिशन स्पेक्ट्रा में पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था कि हमें अपने सैंपल को क्या करना था, हीट करना था, जिससे उसके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि हमें यहाँ अपने जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में चाहिए, ठीक है। यहाँ ग्राउंड स्टेट में चाहिए सारे एटम्स, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होंगे तभी तो क्या करेंगे, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और अपर स्टेट्स में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो एटम है वो सैंपल है वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, experimental setup to study absorption spectra, absorption spectra, ठीक है। तो अगर हमें देखो जो हमारा सैंपल के एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में चाहिए, तो क्या होगा कि मेरे को जो मेरा सैंपल है उसको कूलिंग एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कूलिंग एनवायरनमेंट में होगा तभी तो जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, ठीक है। हीटिंग में रख रहे थे तो क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा था, एक्साइटेड स्टेट्स में जा रहे थे, ठीक है। लेकिन कूलिंग में रखूँगा तो क्या होगा, एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो एक ऐसे हमारे पास क्या होगा, चैम्बर होगा जिसमें कि मेरे एटम्स होंगे, सैंपल के जो एटम्स हैं वो होंगे, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, एक ऐसे, ये क्या है हमारा
कूलिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, कूलिंग एनवायरनमेंट, कूलिंग एनवायरनमेंट में रख दिया। तो कूलिंग एनवायरनमेंट में रख दिया तो क्या हुआ कि एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ गए। अब ग्राउंड स्टेट में आने के बाद क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इस पे फोटॉन्स फॉल करवाऊँगा, लाइट फॉल करवाऊँगा, ठीक है, लाइट फॉल करवाऊँगा जो सैंपल है उसके ऊपर। और यहाँ क्या होगी, स्क्रीन होगी, जैसे कि हमारी किस में थी, एमिशन स्पेक्ट्रा में थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो एटम्स है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। और जब लाइट फॉल करवाऊँगा तो क्या होगा, कुछ जो फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स है ना वो ये एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स ये एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेगा, वो जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए ना उनकी एब्सेंस मिलेगी, ठीक है, उनकी एब्सेंस मिलेगी। अब देखो यहाँ से लाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें से लाइट जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी जाएगी कुछ, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन सामने है, ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर लाइट जाएगी। तो जो स्क्रीन है ये कैसी होगी हमारी, ब्राइट, ब्राइट स्क्रीन, ठीक है, ब्राइट स्क्रीन या बैकग्राउंड बोल देता हूँ इसको, बैकग्राउंड बोल देते हैं, ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट बैक। तो बैकग्राउंड कैसा होगा, ब्राइट बैकग्राउंड। ये तो बात हुई कि स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड कैसा होगा। अब सेकंड बात आती है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कैसे दिखेंगी, ठीक है, जो लाइंस हैं वो कैसे दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो इसमें एटम्स है हमारे, तो ये जो लाइट फॉल करवा रहे हैं सैंपल के ऊपर, तो इस लाइट में से कुछ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स क्या हैं, ये एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब जो एब्जॉर्ब कर लेंगे वो क्या होंगे, जब लाइट स्क्रीन के ऊपर आएगी ये वाली, तो उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे तो वो इस लाइट में से एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो एब्सेंट होंगे तो हमें बैकग्राउंड कैसा मिलेगा, सॉरी जो लाइंस है वो कैसी मिलेगी, डार्क। तो ये जो लाइंस है हमें ये कैसी मिलेगी, डार्क, डार्क, डार्क लाइंस। अब सवाल आता है कि ये पूरी तरह से डार्क होंगी, क्या ये पूरी तरह से डार्क होंगी? तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से डार्क नहीं होगी। इसका आंसर है पूरी तरह से डार्क नहीं होगी। कैसे डार्क होगी, फेडेड डार्क होगी, फेडेड डार्क होगी, ठीक है। अब फेडेड डार्क का मतलब क्या है, देखो क्या होगा कि जब मैं ऐसे कूलिंग एनवायरनमेंट में रख दूंगा मेरे सैंपल को, तो सैंपल के जो एटम्स हैं ये क्या है, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं। तो जो सैंपल के एटम्स है अगर कूलिंग एनवायरनमेंट में रख दूंगा सैंपल को, तो वो क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में होंगे। अब जब ये लाइट फॉल करेगी सैंपल के ऊपर या फिर इन एटम्स के ऊपर, तो एटम्स क्या होंगे, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एब्जॉर्ब करके और क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए ऐसे, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है, इनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है। एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम इनका बहुत कम होता है, कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड इतना होता है, ठीक है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स होता है। तो इतने टाइम के बाद क्या होगा, ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएंगे, ठीक है, ये जो एटम गया था ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब देखो, अब ये फेडेड डार्क का रीज़न बताता हूँ क्या है। देखो ये लाइट डाली मैंने सैंपल के ऊपर, तो क्या हुआ, मान लो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो किसी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, किसी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में उसका जो लाइफ टाइम था वो 10⁻⁻8 सेकेंड था, यानी कि उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा ना, तो क्या होगा,
जैसे ये एटम है, ये ग्राउंड स्टेट में वापस आए तो ये रैंडम डायरेक्शंस में जितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब किया था उसको एमिट करेगा। ठीक है, अब कुछ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोटोन स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब हुआ था ना, उसी डायरेक्शन में वो एमिट हो जाए। ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो फोटोन एमिट हो जाए। अब फोटोन एमिट हो रहा है और वो स्क्रीन तक जाएगा, तो एमिट होने के बाद स्क्रीन पे जाएगा तो कुछ ब्राइटनेस देगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होने की वजह से जो डार्कनेस मिल रही थी मेरे को स्क्रीन के ऊपर, उस पर क्या होगा, ये थोड़ी सी ब्राइटनेस पहुँचेगी, ये जो फोटोन एमिट हो रहा है सेम डायरेक्शन में उसकी वजह से। तो मान लो यहाँ पे डार्क लाइन मिल रही थी मेरे को, और इस फोटोन की वजह से क्या होगा, जो एमिट हुआ सेम डायरेक्शन में, ये जो लाइन है ये थोड़ी फेड हो जाएगी, ब्राइटनेस की वजह से ये थोड़ी फेड हो जाएगी। इसलिए क्या मिलेगा, ये जो लाइन है ये फेडेड डार्क होगी। ठीक है, रीज़न समझ में आया ना, कि मैंने यहाँ से लाइट डाली, क्या होगा, कोई एटम है उसने सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब किया, वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया दोबारा, तो कुछ स्मॉल प्रोबेबिलिटी होगी कि जिस डायरेक्शन में फोटोन एब्जॉर्ब किया था एटम ने, उसी डायरेक्शन में वो फोटोन एमिट कर दे। और जब वो फोटोन स्क्रीन पे जाएगा तो जो डार्क लाइन मिली है एब्जॉर्ब होने की वजह से फोटोन, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर ही चला जाए वो जो फोटोन है, तो उसकी वजह से कुछ ब्राइटनेस मिलेगी, डार्क लाइन के ऊपर कुछ ब्राइटनेस मिलेगी, जिसकी वजह से जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, फेडेड डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये था रीज़न, ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, ये देख लिया हमने, ब्राइट बैकग्राउंड होता है, लाइन जो मिलती है वो डार्क मिलती है। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया। अब क्या देखते हैं कि जो हम वेव नंबर स्केल के ऊपर जो हम लाइंस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखो, वेव नंबर स्केल के ऊपर जो लाइंस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ये हमारा वेव नंबर स्केल है। ठीक है, वेव नंबर स्केल देखो, ये एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं ऊपर से। ये एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं। तो क्या हुआ, ये जो एटम है ये फोटोन एब्जॉर्ब करके हमारा हायर लेवल्स में जाएगा। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें डार्क लाइन मिलेगी वेव नंबर स्केल के ऊपर, वो कैसे निकालूंगा भाई। जो ये इस लेवल की एनर्जी है वेव नंबर फॉर्मेट में इस लेवल की जो एनर्जी है, मान लो कुछ है E3 मान लो। ठीक है, और इसकी मान लो E0 वेव नंबर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का, इन E3 में से E0 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, और याद रखना कि ये जो लेवल्स हैं इनकी एनर्जी हमारी वेव नंबर फॉर्मेट में अभी। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना उसको मैं दिखाऊंगा इस वेव नंबर स्केल के ऊपर। तो मान लो इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, डार्क लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लो एक ट्रांजिशन ये हो रहा है। ठीक है, ये है E2। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ब्राइट लाइन मिलेगी उसको कैसे करूँगा, E2 माइनस E0। ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है, वेव नंबर फॉर्मेट में भी एनर्जी लिखना बताता हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें। और ये जो लास्ट डॉटेड लाइन जो दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। एक्चुअली जो ये स्पेक्ट्रा मिल रहा है ना मेरे को, ये कुछ ऐसा मिलता है। देखो, कुछ ऐसा मिलता है, कुछ इस तरह का। ठीक है,
ये जो लास्ट लाइन होती है डॉटेड, ये होती है सीरीज़ लिमिट। सीरीज़ लिमिट पढ़ेंगे आगे क्या होता है। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी ऐसे ही लाइंस मिलती है, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रा। ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है इनको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब बात आती है कि वेव नंबर फॉर्मेट में कैसे लिखूँगा एनर्जी को, ठीक है। तो वेव नंबर फॉर्मेट में कैसे लिखूँगा, देखो जो हमारी ई जो होती है वो क्या होती है, एच न्यू, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब वेव नंबर फॉर्मेट में चाहिए ना मेरे को एनर्जी, तो क्या करूँगा, ई को मैं एच सी से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो मिलेगी मेरे को, ये क्या मिलेगी, एनर्जी इन वेव नंबर फॉर्मेट, ठीक है। तो हर एक लेवल के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर वेव नंबर स्केल पे दिखाने के लिए जैसे जो अपर लेवल है उसमें से लोअर लेवल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर पोजीशन आ जाएगी लाइन की वेव नंबर स्केल के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई एनर्जी इन वेव नंबर फॉर्मेट। अच्छा, अब आती है वेव नंबर की हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेव नंबर की यूनिट यूज़ करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और देखो वेव नंबर की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। यूनिट ऑफ वेव नंबर, ठीक है। न्यू बार से वेव नंबर को डिनोट करते हैं। और जो ये 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, 8066 सॉरी देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 8066 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल, ठीक है। तो और 1 सेंटीमीटर इनवर्स क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इसको नीचे ले आऊँगा तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.239 इंटू 10 टू द पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट्स आपको याद रखनी है, ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी जब न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे हम, तो उनमें यूज़ होंगी ये, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट्स ऑफ वेव नंबर, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा हुआ। एक बार समराइज़ करता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। देन हमने पढ़ा स्पेक्ट्रा के टाइप्स, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वेज टू एक्साइट आवर सैम्पल, किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रा का। देन हमने क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा, ठीक है। कैसा दिखता था एमिशन स्पेक्ट्रा वो पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा दिखता है, ठीक है। और लास्ट में ये पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लाइंस कैसी होती है, फेडेड डार्क होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और एमिशन स्पेक्ट्रा में कैसी लाइंस होती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा में ब्राइट लाइंस होती हैं और डार्क बैकग्राउंड होता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में फेडेड डार्क लाइंस और ब्राइट बैकग्राउंड। और लास्ट में देखिए वेव नंबर की यूनिट्स, ठीक है। तो सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने सेंटीमीटर इनवर्स, 1 सेंटीमीटर इनवर्स में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। बोहर ने जो एक्सपेरिमेंटल जो स्पेक्ट्रा दिया था, क्या एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया था जो हाइड्रोजन एटम का, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है।
ठीक है, मैं कमेंट करके आपको आंसर करूँगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।